हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अभी चलते हैं अगली टॉपिक की तरफ। और अगला टॉपिक इज द मोस्ट अवेटेड टॉपिक बाय स्टूडेंट कम्युनिटी, फॉर स्टूडेंट कम्युनिटी, एंड दैट इज योर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कुछ लोगों को ये ओवरहेड भी लगता है, फॉर द हेड, बट ट्रस्ट मी ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आप समझते हो या जितना इसको बना दिया है। एकदम सिंपल बात याद रखिए, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग करते क्या है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग समझने के लिए एकदम डिटेल में बात करते हैं। पहले एब्जॉर्प्शन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, ओवरहेड्स डिस्कस करेंगे, सब डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मतलब इट इज अबाउट इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट से रिलेटेड तो है मगर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, डजंट अफेक्ट द प्रोडक्शन डायरेक्टली। आइदर इट विल बी सपोर्टिव टू द प्रोडक्शन प्रोसेस और इट विल बी रिलेटेड टू अदर फंक्शंस ऑफ द बिजनेस। आइदर इट विल बी रिलेटेड टू सपोर्टिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटी और इट विल बी रिलेटेड टू अदर फंक्शंस ऑफ द बिजनेस, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, सेल्स हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मार्केटिंग हुआ। तो ये बिजनेस से रिलेटेड तो है और प्रोडक्ट का प्रोडक्शन डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए इसको डायरेक्ट कॉस्ट नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। एंड इवन इनडायरेक्ट कॉस्ट इज चार्ज टू द। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट व्हेन आई टॉक अबाउट, बेसिकली द कॉस्ट स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में अगर आपको याद है मैंने कहा था पर यूनिट हमेशा सेम रहता है, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कभी चेंज नहीं होता, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट का जो केस है उसमें टोटल सेम रहती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम, लेकिन फिक्स कॉस्ट के केस में टोटल रिमेन सेम। सो जब भी वेरिएबल कॉस्ट की बात आती है वी कैन फोकस ऑन सीपीयू, और जब भी फिक्स कॉस्ट की बात आती है वी शुड फोकस ऑन टोटल। तो जब भी सेलिंग प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की डिसाइड करनी होती है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे किसी एक यूनिट की सेलिंग प्राइस ढूंढनी, तो आई विल स्टार्ट विद द कॉस्ट स्ट्रक्चर। सपोज मटेरियल लगा 100 रुपया, लेबर लग रहा है मुझे 50 रुपीज़, वेरिएबल ओवरहेड्स अराउंड 150 लग रहा है, तो 300 इज माई कॉस्ट। कैन आई कॉल इट एज टोटल कॉस्ट? नो, इट इज नॉट अ टोटल कॉस्ट। मैंने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रक्चर ही लिया है, इसमें ऐड होगी फिक्स कॉस्ट, तब मिलेगी टोटल कॉस्ट, ऐड करोगे प्रॉफिट और तब मिलेगी सेलिंग प्राइस। ये सिनारियो है, ये सीन है, आप समझ रहे हो। अब इसके लिए मुझे दिक्कत आई नहीं, बिकॉज ऑल थ्री आर वेरिएबल इन नेचर, और तीनों वेरिएबल होने की वजह से मुझे तो एनी विच वे सीपीयू पे ही फोकस करना था। सेलिंग प्राइस ढूंढने के लिए मुझे कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, और वेरिएबल कॉस्ट की कॉस्ट पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट होती है, तो वो ढूंढने में मुझे दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन फिक्स कॉस्ट में हमेशा टोटल सेम होती है। तो सपोज योर फिक्स कॉस्ट इज 10 lakhs per annum, you have budgeted your fixed cost to be 10 lakh per annum. Now you want your 10 lakh rupees back. You want your 10 lakh rupees back. तो 10 लाख रुपया कस्टमर से मुझे रिकवर करना है, उसके लिए मेरे पास है 10,000 यूनिट। उसके लिए मेरे पास है 10,000 यूनिट्स। तो मैं 100 रुपया हर एक यूनिट से रिकवर कर सकता। द मोमेंट आई चार्ज 100 रुपीज एज कॉस्ट पर यूनिट, मेरी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 400। सपोज 50% प्रॉफिट हमको चाहिए, तो 200 रुपये ऐड करने के बाद 600 रुपये की सेलिंग प्राइस होगी। जैसे ही मैं 600 रुपये में प्रोडक्ट बेचूंगा कस्टमर को, कस्टमर विल पे मी 600 रुपीज, एंड दैट 600 रुपीज इंक्लूड्स 100 रुपीज टूवर्ड्स फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में 100 रुपया आ गया, तो जैसे ही मैं 600 रुपये में प्रोडक्ट बेचता हूँ, मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट भी मिलता है, 100 रुपये की मटेरियल कॉस्ट, 50 की लेबर कॉस्ट, 150 की वेरिएबल ओवरहेड फिगर, सब कुछ रिकवर हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मुझे मिलेगा 100 रुपया टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट। तो जब मैं सारे के सारे 10,000 यूनिट्स बेच दूंगा मार्केट में,
automatically 100 into 10,000, 10 lakh will be recovered. This is called as technique of absorption. मेरी कॉस्ट जो पर एनम थी वो पर यूनिट में कन्वर्ट होगी. मेरी कॉस्ट जिसको कहते थे पीरियड कॉस्ट, उसको हमने बना दिया प्रोडक्ट कॉस्ट. मेरी कॉस्ट जो थी फिक्स कॉस्ट, उसको हमने बना दिया वेरिएबल कॉस्ट नहीं, हमने उसको बना दिया फिक्स कॉस्ट पर यूनिट. तो एब्जॉर्प्शन मीन्स कन्वर्जन, एब्जॉर्प्शन मीन्स रिकवरी. एकदम देसी लैंग्वेज में बात करनी है तो वसूली. बॉस मेरा खर्चा 10 लाख होगा, मुझे 10 लाख वापस चाहिए. मेरा 10 लाख वापस लाने के लिए मेरे पास 10,000 यूनिट्स है, तो हर एक यूनिट मुझे देना चाहिए 100. तो मैंने अचानक से टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर में एब्जॉर्ब कर लिया 100 रुपया टूवर्ड्स फिक्स कॉस्ट. अब ये प्रोडक्ट जब बिकेगा, मुझे हर एक यूनिट बेचने के बाद 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100. जब मैं 10,000 बेच दूंगा, मेरा 10 लाख रिकवर हो गया. मतलब दिस इज अ रिकवरी. एब्जॉर्प्शन का मतलब रिकवरी. और 100 रुपया जो आपको यहाँ पे मिला था, दैट इज योर एब्जॉर्प्शन रेट. तो हमने कैसे ढूंढा एब्जॉर्प्शन रेट बच्चों? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट. बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये जो आप खर्चा करोगे आपको वापस चाहिए, ये जिसके सहारे आप वो पैसा वापस लाना चाहते हो. तो बेसिकली बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड अपॉन बजटेड आउटपुट. लेकिन जब मैं एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, मैं एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अगर बनाता हूँ, तो बजटेड आउटपुट लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए. देखिए, अगर मैं ए का 1000 यूनिट्स बनाता हूँ और बी का अगर 2000 यूनिट्स बनाता हूं, तो 1000 यूनिट्स ऑफ ए एंड 2000 यूनिट्स ऑफ बी कैन नॉट बी टेकन एज 3000 यूनिट्स. मेरी बात को ध्यान से सुनो. मैंने 10 किलो टोमेटो खरीदा 80 रुपए के रेट से, 800 रुपये दिया होगा मैंने. और मैंने 15 किलो पोटैटो खरीदा 20 रुपए के रेट से, तो मैंने 300 रुपया दिया होगा. 10 किलो टोमेटो, 15 किलो पोटैटो खरीदा मैंने, मेरे जेब से टोटल पैसा गया 1100. टोटल क्वांटिटी मेरे बैग में, मेरे थैली में 25 किलो होगा, लेकिन मैं 1100 डिवाइडेड बाय 25 नहीं कर सकता. 44 का आंसर आएगा आपको. बट वो 44 क्या है? कॉस्ट पर केजी ऑफ व्हाट? टोमेटो. अरे दो अलग प्रोडक्ट्स है, तो दोनों अलग प्रोडक्ट्स को कभी भी कंबाइंड नहीं किया जा सकता बच्चों. फिर उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि ए को बनाने के लिए कितना टाइम आएगा, बी को बनाने के लिए कितना. जैसे ए को बनाने के लिए मुझे 2 घंटा काम करना पड़ता है, बी मेरा 1 घंटे में तैयार हो जाता है. तो आप देखो, आपको पता चलेगा मुझे 2000 घंटा काम करना है ए के लिए, मुझे 2000 घंटा ही काम करना है बी के लिए. मतलब उस साल मेरा 4000 घंटे का काम होगा. तो अब मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि 10 लाख की फिक्स कॉस्ट मैं इनकर करने जा रहा हूँ, तो 10 लाख की फिक्स कॉस्ट मुझे वापस चाहिए, और उसके लिए मेरे पास है 4000 आवर्स. अगर ऐसा है तो इसका मतलब $250 पर आवर हुआ मेरा एब्जॉर्प्शन रेट. बराबर. मतलब 250 पर आवर. 1 घंटा अगर काम होता है फैक्ट्री में, तो 250 रुपया मिलना, रिकवर कर लेना चाहिए. तो बेसिकली मैं ये सोच रहा हूँ 1000 यूनिट के पीछे 2000 घंटे लग जाएंगे, 2000 यूनिट्स के पीछे भी 2000 घंटे लग जाएंगे, मतलब टोटल 4000 घंटा काम होगा. तो ये 10 लाख रुपया जो मैं पे कर रहा हूँ साल का, वो 4000 घंटे के लिए पे कर रहा हूँ. तो आर्ली रेट इज 250. आर्ली रेट इज 250.
अब ए लेगा 2 घंटा, तो ए के लिए फिक्स कॉस्ट होगी 500 और बी के लिए फिक्स कॉस्ट होगी ओनली 250। उसमें वेरिएबल कॉस्ट आपने ऐड किया तो आपको टोटल कॉस्ट मिलेगी, ऐड कर दो प्रॉफिट जो चाहिए वो, और दोनों प्रोडक्ट की अलग सेलिंग प्राइस आपको मिल जाए। मतलब अभी भी मैंने वही किया, सिर्फ एक छोटा सा चेंज किया मैंने बजटेड आउटपुट के बदले लिए बजटेड आवर्स। आप जब एक से ज़्यादा यूनिट बनाते हो तो हर एक यूनिट, हर एक टाइप का प्रोडक्ट अलग अलग टाइम लेता है। तो सिंस वी आर डीलिंग विथ पीरियड कॉस्ट, it is always better to consider period as a base. It is always better to consider, it is always better to consider period as a base. अब पीरियड की बात करूं तो वो मशीन आवर्स हो सकता है, वो लेबर आवर्स भी हो सकता है। अगर आपको लगता है आपका डिपार्टमेंट मशीन डोमिनेटेड है तो मशीन आवर्स को बेस बनाइए, अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप लेबर आवर्स को भी बेस बना सकते हो। बेसिकली मशीन आवर्स हो या लेबर आवर्स हो, बोथ इंडिकेट टाइम, तो चल जाएगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि मटेरियल भी बेस हो सकता है। अगर आपका इंडस्ट्री मटेरियल ओरिएंटेड है, आपके टोटल कॉस्ट में मटेरियल प्लेज अ वाइटल रोल, तो आप मटेरियल को बेस बना सकते हो। तो बजटेड ओवरहेड्स को आप डिवाइड करोगे बजटेड मटेरियल कॉस्ट से। अब ये परसेंटेज में आएगा, पर यूनिट, पर मशीन आवर, पर लेबर आवर साउंड्स गुड। 0.10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट कहने से अच्छा 10% ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है आपका बिजनेस मटेरियल ओरिएंटेड नहीं लेबर ओरिएंटेड है तो आप लेबर को भी बेस बना सकते हैं। अगर आपको लगता है मटेरियल लेबर दोनों आपके लिए मायने रखती है, दोनों इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर, तो आप दोनों की टोटल यानी कि प्राइम कॉस्ट को बेस बना सकते हैं। you have these options. So basically when we talk about absorption costing, there are 6 different bases of absorbing cost. सबसे पहले पर यूनिट, अगर एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाते हो तो सीधा पर यूनिट अप्लाई करके आना। अगर मशीन ओरिएंटेड है तो मशीन आवर वरना लेबर आवर्स, या फिर आप लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट भी ले सकते हो। तो ये हुआ आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बेसिकली एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब ये होगा रेट ऑफ रिकवरी। एब्जॉर्प्शन रेट इज रेट ऑफ रिकवरी। तो आपको अगर ये दिया जाता है, अगर आपको ये बोला जाता है कि मटेरियल कॉस्ट इज, अगर आपको ये बोला जाता है कि मटेरियल कॉस्ट इज 50,000, लेबर कॉस्ट इज 2,50,000, वेरिएबल ओवरहेड्स आर 60,000, आप सिंपली इसकी टोटल लोगे तो आपको मिलेगा 3,60,000, लेकिन ये होगी आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये होगी आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आप इसमें फिक्स कॉस्ट ऐड करो, उसके लिए आपको एब्जॉर्प्शन रेट मालूम होना चाहिए। सपोज आपका एब्जॉर्प्शन रेट है 200 पर यूनिट और आप 100 यूनिट्स बनाने का प्लान करके बैठे हो, तो 20,000 विल बी चार्ज। अगर आपका एब्जॉर्प्शन रेट अगर आपका एब्जॉर्प्शन रेट 50 पर मशीन आवर है और अगर आप 1000 मशीन आवर्स काम करने वाले हो तो 50,000 चार्ज कर दीजिए। अगर आपका रेट 50 पर लेबर आवर है, आप 1000 आवर्स अगर काम करने वाले हो तो 50,000 चार्ज कर दीजिए। अगर आपका एब्जॉर्प्शन रेट ये कहता है, आपका एब्जॉर्प्शन रेट 20% ऑफ मटीरियल कॉस्ट है, तो मटीरियल कॉस्ट का 20% यानी कि 10,000 कैन बी चार्ज। अगर 60% ऑफ लेबर आपने निकाल के रखा है तो 1,50,000 विल बी चार्ज्ड। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट है, तो मटेरियल और लेबर की टोटल 3 लाख होगी, 3 लाख का 10% 30,000 विल बी चार्ज्ड। मतलब आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सबसे पहले अगर किसी टाइप के सम सॉल्व करने हैं तो वो एकदम सिंपल टाइप के सम्स होंगे, और मैं उसको कैटेगराइज करता हूं ऐसे, गेट द रेट and apply it.
रेट निकालो, अप्लाई करो, रेट निकालो, अप्लाई करो, रेट निकालो, अप्लाई करो. Initial category of questions will be like this. So, अपना पहला सेगमेंट था गेट द रेट अप्लाइड, गेट द रेट अप्लाइड, गेट द रेट अप्लाइड. रेट कैलकुलेट करने के 6 डिफरेंट बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन. अब आप ये सोचो कि अगर आप 2 डिपार्टमेंट में डील कर रहे हो, जैसे आपके पास डिपार्टमेंट ए है और आपके पास डिपार्टमेंट बी है. आपके पास डिपार्टमेंट ए है, आपके पास डिपार्टमेंट बी है. डिपार्टमेंट ए इज मशीन ओरिएंटेड, डिपार्टमेंट बी इज नॉट. डिपार्टमेंट ए इज मशीन ओरिएंटेड, डिपार्टमेंट बी इज नॉट. तो इसका मतलब ये होता है कि ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट ए विल बी डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स एंड ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट बी विल बी डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स. Overheads of department A will be divided by machine hours and overheads of department B will be divided by labor hours. तो इसका मतलब मुझे overheads of A और overheads of B अलग से निकालने होंगे. But when you incur overheads, you don't incur overhead department wise. अगर मैं रेंट पे करता हूं तो रेंट ऑफ A टू कैश बैंक एंट्री पास नहीं करता. इट इज रेंट टू बैंक, जिसमें दोनों डिपार्टमेंट कवर हो जाते हैं. It will be for the entire premises, depreciation on machines, it will be a combined cost, electricity, power, lighting charges, insurance, factory का insurance, assets का insurance, everything is a combined cost. तो होगा क्या, at the end of the year आपके पास रेंट की, इंश्योरेंस की, डेप्रीसिएशन की एक फिगर ही अवेलेबल होगी. तो अगर मेरे पास सारे एक्सपेंसेस की एक ही फिगर है, अगर मेरे पास सारे एक्सपेंसेस की एक ही फिगर है, तो फिर मुझे उस फिगर को या इन सारी इंडिविजुअल अमाउंट्स को स्प्लिट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट ए में और डिपार्टमेंट बी में, ताकि मैं ये फाइंड आउट कर सकूं कि ओवरहेड्स टोटल ए के कितने हैं, ओवरहेड्स टोटल बी के कितने. ए के टोटल ओवरहेड्स और बी के टोटल ओवरहेड्स दोनों मुझे मिल जाए. और इस कैलकुलेशन को कहा जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, ऑल कॉमन ओवरहेड्स आर अलोकेटेड डिपार्टमेंट. जैसे रेंट हुआ तो फ्लोर एरिया के हिसाब से अलोकेट होगा. इंश्योरेंस हुआ तो वैल्यू के हिसाब से अलोकेट होगा. डेप्रीसिएशन हुआ तो भी वैल्यू के हिसाब से अलोकेट होगा. इनडायरेक्ट लेबर अगर आपके पास हुआ तो लेबर आवर्स के हिसाब से अलोकेट होगा. ये सारे एक्सपेंसेस अलोकेट करने के बाद एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन वी विल बी गेटिंग टोटल ओवरहेड्स ऑफ ए एंड टोटल ओवरहेड्स ऑफ. आइए चलते उस क्वेश्चन की तरफ. ये समझ लेते हैं अच्छे से. हमारे पास ये, चलो ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. हमें 5 डिपार्टमेंट्स दिए गए ए बी सी एक्स वाई. हमारे पास 5 डिपार्टमेंट्स है ए बी सी एक्स वाई. ए बी सी तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है. ए बी सी एक्स वाई तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट दोनों क्या होता है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब दोज डिपार्टमेंट्स विच आर कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट. बट सर्विस डिपार्टमेंट्स कैन बी कैंटीन, इट कैन बी वेयरहाउस, इट कैन बी अ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, हो सकते हैं जो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं. हाउसकीपिंग हुआ. अब प्रॉब्लम ऐसा है कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट, मतलब मुझे सारे डिपार्टमेंट में ओवरहेड अलोकेट करने हैं.
मैं जब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता वेदर आई एम डीलिंग विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। लेकिन जब मुझे डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल अलोकेट करना हो, जब मुझे डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल अलोकेट करना होगा, तो मैं कभी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर नहीं लूंगा, क्योंकि हम लोग अलोकेशन ओवरहेड्स का कर रहे हैं। मतलब हमको इनडायरेक्ट कॉस्ट चाहिए, डायरेक्ट नहीं। हमको ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट कॉस्ट चाहिए, डायरेक्ट नहीं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कभी नहीं आएगा। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का यूज ही क्या है? इट इज बेसिकली सपोर्टिंग द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दैट मीन्स सर्विस डिपार्टमेंट्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ, दैट मीन्स सर्विस डिपार्टमेंट are not associated with production activity. They are simply supporting other departments. तो अगर मैं प्रोडक्शन शर्ट बनाता हूं, तो मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्लॉथ विल बी द डायरेक्ट मटेरियल, टेलर्स चार्जेस विल बी द डायरेक्ट वेजेस फिगर। लेकिन अगर मेरे पास कैंटीन है, तो कैंटीन में भी डायरेक्ट मटेरियल होगा, जैसे वीट, राइस, फ्लोर, चीज, बटर, वेजिटेबल्स, मसाला। ये सारी चीजें कैंटीन के लिए डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन शर्ट बनाने के लिए दे आर नॉट डायरेक्ट मटेरियल। अगर क्लॉथ नहीं होगा तो शर्ट नहीं बनेगा, अगर टेलर नहीं होगा तो शर्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर बटर नहीं है कैंटीन में तो शर्ट बनेगा, कैंटीन नहीं चलेगा, दैट इज फाइन। कुक नहीं आया तो शर्ट बनेगा, कैंटीन नहीं चलेगा। इसका मतलब एनीथिंग इनकर्ड, वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन सर्विस डिपार्टमेंट इज ultimately an indirect cost from the production perspective. और वैसे भी आपको याद दिला दूं, जब भी आप कॉस्ट शीट बनाते हो, आपकी कॉस्ट शीट स्टार्ट होती है रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से। तो डायरेक्ट कॉस्ट तो आप वैसे भी रिकॉर्ड कर रहे हो। आपको प्राइम कॉस्ट मिलने के बाद जो ओवरहेड्स चाहिए वो एब्जॉर्प्शन मेथड से आता है। तो मुझे एब्जॉर्प्शन रेट की जरूरत इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए पड़ेगी। मटेरियल लेबर तो वैसे भी डायरेक्टली ऐड होने वाला है, योर कॉस्ट शीट विल स्टार्ट विद दैट। तो मुझे इस कैलकुलेशन में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट में बच्चों याद रखना, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव। तो सर्विस डिपार्टमेंट का सब कुछ आएगा। अब आपके मटेरियल में एक क्वेश्चन होगा जिसमें आईसीआई ने इसमें मटेरियल लेबर भी ऐड करके रखा है। उन्होंने उस क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट मांगी है, टोटल ओवरहेड्स नहीं, इसलिए उन्होंने सब कुछ ऐड कर दिया। टोटल कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ। लेकिन हम लोग अगर ओवरहेड अलोकेशन की बात करते हैं तो हमको इनडायरेक्ट कॉस्ट चाहिए, डायरेक्ट नहीं। ये बात क्लियर है? अब उन्होंने फैक्ट्री रेंट के लिए एरिया बेस बना दिया था, हमने अलोकेट कर दिया। डेप्रीसिएशन कुछ भी हो वैल्यू के हिसाब से ही जाएगा। अगर इंश्योरेंस दिया है और इंश्योरेंस के लिए कोई बेस नहीं दिया, तो आप इंश्योरेंस के लिए भी कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट यूज कर सकते हो, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होता है। फिर अदर ओवरहेड्स, अगर आपको क्वेश्चन में ओवरहेड्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कैसे बाइफरकेट करना है नहीं पता, तो आप हमेशा मशीन आवर्स को बेस बना। अगर अदर ओवरहेड्स की बात आती है एंड इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, तो फिर आपको मशीन आवर्स बेस बनाना है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर डीलिंग विथ अ फिक्स कॉस्ट विच इज अ पीरियड कॉस्ट। तो पीरियड मोस्ट लॉजिकल बेस है। अगर 5 डिपार्टमेंट्स है जिसमें जितना ज्यादा काम हुआ वो उतना ज्यादा ओवरहेड बेयर करेगा, इट इज दैट सिंपल। तो अगर अदर ओवरहेड्स के बारे में कुछ नहीं बोला तो मशीन आवर्स आप बेस बना सकते हो। लेकिन लेबर कॉस्ट से रिलेटेड कोई कॉस्ट है, जैसे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आई या और कोई लेबर से रिलेटेड खर्चा आया, तो फिर आपको मशीन आवर्स नहीं लेबर आवर्स लेना चाहिए। तो फिर आपको मशीन आवर्स के बदले लेबर आवर्स लेना पड़ेगा। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सिंपल होगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं आएगा, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट में आएगा। बाकी अगर ओवरहेड्स के बारे में कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोला है तो आप मशीन आवर्स को बेस बना सकते हो। अगर लेबर से रिलेटेड कोई कॉस्ट है तो आप लेबर आवर्स को बेस बना लो।
ये खत्म करने के बाद आपको पता चलता है आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतना खर्चा इनकर हुआ है और आपके सर्विस डिपार्टमेंट में भी कुछ कॉस्ट इनकर हुई है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट कस्टमर से रिकवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज कस्टमर इज एनी विच वे रेडी टू पे यू फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट। पर कस्टमर ये बोलता है कि भाई कैंटीन का पैसा और वेयर हाउस का पैसा मैं क्यों दूं, मैं थोड़ी इडली वड़ा डोसा कैंटीन में से ऑर्डर करता हूं, मैं थोड़ी अपना माल तेरे वेयर हाउस में स्टोर करता हूं, देन व्हाई शुड आई पे फॉर कैंटीन? एंड कस्टमर इज राइट, कस्टमर इज राइट, आई शुड नॉट चार्ज सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू द कस्टमर डायरेक्टली। मुझे सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कस्टमर को डायरेक्टली चार्ज नहीं करनी चाहिए। देखो सिंपल लॉजिक क्या कहता है, जो सर्विस रेंडर करता है वो कॉस्ट बेयर करेगा, एम आई राइट? चलो मैंने 9 लाख रुपीस खर्च किया है डिपार्टमेंट ए पे, मैंने 11 लाख रुपीस खर्च किया है डिपार्टमेंट बी पे, मैंने 2 लाख रुपया खर्च किया है कैंटीन। 9 लाख आई हैव इनकर्ड, सब कंबाइन करके 9 लाख आ गया ए में, 11 लाख आ गया बी में, कैंटीन में आ गया 2 लाख। अब दो इसके लिए हो सकता है मशीन ए के, जैसा मैंने कहा था डिपार्टमेंट ए के लिए मशीन आवर बेस्ड है, डिपार्टमेंट बी के लिए लेबर आवर्स बेस्ड। डिपार्टमेंट ए के लिए मशीन आवर्स इज द बेस्ट, डिपार्टमेंट बी के लिए लेबर आवर इज द बेस्ट। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, कैंटीन कॉस्ट कैन नॉट बी चार्ज टू द कस्टमर डायरेक्टली। तो मैं क्या करूंगा, सी हुएवर एंजॉयज द सर्विस मस्ट बेयर द बर्डन। तो कैंटीन इज यूटिलाइज बाय 50 एम्प्लॉइज ऑफ ए एंड 50 एम्प्लॉइज ऑफ बी। दोनों के में 50-50 एम्प्लॉइज है, सारे 100 एम्प्लॉइज कैंटीन यूज करते, मतलब इक्वल एम्प्लॉइज होने की वजह से व्हाट आई कैन डू इज आई कैन चार्ज कॉस्ट लाइक दिस। मैंने क्या किया, कैंटीन की कॉस्ट मैंने चार्ज की डिपार्टमेंट ए को एंड डिपार्टमेंट बी को, बिकॉज वो लोग कैंटीन यूज कर रहे हैं। तो नाउ दिस इज नॉट कॉस्ट ऑफ कैंटीन एनी मोर, दिस इज कॉस्ट ऑफ ए यूजिंग कैंटीन एंड दिस इज कॉस्ट ऑफ बी यूजिंग कैंटीन। तो मतलब क्या हुआ, पैसा तो मैं की टोटल ले लो, कितनी आ रही है 22 लाख, पहले लाइन की टोटल ले लो वो भी 22 लाख, मतलब पैसा तो मैं 22 लाख निकाल ही रहा हूं, पर 3 डिपार्टमेंट के बदले में वो पैसा निकालूंगा 2 डिपार्टमेंट में। मतलब कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट नीड्स टू बी रीअपोर्शन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और उसको कहा जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से सबसे लॉजिकल मेथड्स है रेसिप्रोकल मेथड्स। सबसे लॉजिकल मेथड्स कौन सी होंगी, रेसिप्रोकल मेथड, जिसमें 3 मेथड्स आते हैं। रेसिप्रोकल मेथड में 3 मेथड्स होते हैं। एक होती है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसको आप कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहते हो, या इसको साइकिल मेथड भी कहा जाता है। दूसरी होती है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, और तीसरी होती है ट्रायल एंड एरर मेथड। चलो मैं समझाता हूं। मुझे 4,75,000 कॉस्ट मिली डिपार्टमेंट, मुझे 4,75,000 कॉस्ट मिली डिपार्टमेंट एक्स की, मुझे 5,35,000 कॉस्ट मिली डिपार्टमेंट वाई की, बराबर। अब मैं 475 एंड 535 कस्टमर को डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकता, मुझे रीअपोर्शन करना पड़ेगा, जिसके लिए क्वेश्चन में आपको क्लियर कट बोल दिया था परसेंटेज ट्रांसफर। आपको परसेंटेज ट्रांसफर क्लियर कट दिया था 45%, 15%, 30% एंड 60%, 35%, 5%, बराबर। अभी ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास 2 डिपार्टमेंट्स है, सर्विस डिपार्टमेंट। एक्स जो है वो इस तरह से ट्रांसफर करता है, वाई जो है वो इस तरह से ट्रांसफर करता है। एक्स जो है वो इस तरह से ट्रांसफर करता है, वाई जो है वो इस तरह से ट्रांसफर करता है। अब दोनों में से कौन सा डिपार्टमेंट हम लोग पहले कंसीडर करें? तो हमेशा ये देखना कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में कितना ट्रांसफर कर रहा है। X transfers 10% to Y, but Y transfers only 5% to X.
x ट्रांसफर्स ओनली 10% टू y एंड y ट्रांसफर्स ओनली 5% टू x, इसका मतलब x जो है वो ज्यादा ट्रांसफर करता है। तो अभी सबसे पहले रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के हिसाब से आपको सारे एक्सपेंसेस एक बार लिख लेने हैं। सारे एक्सपेंसेस आपने लिख लिए, फर्स्ट लाइन पे आपके सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अब x y को ज्यादा ट्रांसफर करता है, x y को ज्यादा ट्रांसफर करता है, तो मैंने सबसे पहले x को कंसीडर किया। तो 45 x का 4,75,000 है, उसका 45%, 15%, 30%, 10% यहां पे गया। अब y का 5,35,000 अलोकेट हुआ नहीं है, तो अब कुल मिला के उसका खुद का 535 प्लस 47,500 जो p ने दिया, x ने दिया है, कुल मिला के टोटल 5,82,500 अलोकेट करना हो। तो 5,82,500 अलोकेट करने के लिए हमारे पास परसेंटेज है 60%, 65%, 60%, 35% एंड 5%। ठीक है, तो हमने अप्लाई कर दिया 60%, 35% एंड 5%, ये अप्लाई हो गया। अब आप गौर से देखोगे तो x इज बैक इन योर लाइफ, x वापस आ चुका है, इसीलिए तो नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। वापस x का 29,125 45%, 15%, 30%, 10% में अलोकेट हो जाएगा। इस बार y वापस आ जाएगा। ठीक है, तो y का वापस 60%, 35%, 5% अलोकेट होगा, फिर वापस x आ जाएगा। अब ये करने के बाद अभी नेक्स्ट लाइन आपको समझनी है बहुत अच्छे से, नेक्स्ट लाइन आपको बहुत अच्छे से समझनी है। सर ध्यान दीजिए, मैं आपको ये समझा देता हूं। देखो, अभी मेरे पास y में 14 रुपीज़ आ चुका है, तो मुझे 14 रुपीज़ y में से माइनस करके एडजस्ट करना। तो 65% आता है 8.4 समथिंग, 60% आता है 6। फिर यहाँ पे आएगा 5, आप करके देख सकते हो। 14 का 35% 4.9 यानी कि 5 आता है। अब आपके पास बचा 1 रुपया जो यहां जाना चाहिए। अब x में 1 रुपया आ गया, x का नेक्स्ट लाइन के हिसाब से इधर 0.45 आएगा, इधर 0.15 आएगा, इधर 0.30 आएगा और इधर 0.10 आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये नेक्स्ट लाइन पे अगर 0 पॉइंट समथिंग आता है ना, तो नेक्स्ट लाइन आनी नहीं चाहिए, वरना आपके सॉल्यूशन में एंड नहीं है। आपको बाकी सम्स भी उसी दिन सॉल्व करने हैं, 3 घंटे ही अपने पास, 30 नहीं। तो आपको समझ में आना चाहिए रुकना कहां पे, बस आपको यही समझ में आ गया कि रुकना कहां पे, तो आपका काम हो गया। अब मुझे पता चलता है कि 1 रुपया अगर मैं x को अलोकेट कर देता हूं तो मेरी नेक्स्ट लाइन अननेसेसरी खुलेगी। तो फिर मैं नहीं चाहता कि नेक्स्ट लाइन पे 0 पॉइंट समथिंग आए, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लाइन नहीं आनी चाहिए ये देखूंगा। आई डोंट वॉन्ट माई नेक्स्ट लाइन टू बी अपीयर्ड। और अगर इफ यू डोंट वॉन्ट योर नेक्स्ट लाइन टू बी अपीयर्ड, सबसे पहले तो इधर डैश होना चाहिए। नथिंग शुड बी अप्लाइड टू द अदर सर्विस डिपार्टमेंट। अब 1 रुपया बचता है ना, वो दोनों में से किसी एक में ऐड कर देना। मैंने 5 के बदले 6 ले लिए। आपके फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके फाइनल आंसर पे 1% फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको समझ में आया, अगर आपके नेक्स्ट लाइन पे 0 पॉइंट समथिंग आता है तो नेक्स्ट लाइन नहीं आनी चाहिए, आपका आंसर उधर ही खत्म हो जाना चाहिए। फिर आपके मिले ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स को आप रिस्पेक्टिव मशीन आवर से डिवाइड करके एब्जॉर्प्शन रेट बड़ी आसानी से ढूंढ सकते। ये रहा आपका एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, अब साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड आपको अगर अप्लाई करनी है तो एक समझना जरूरी है। यहां पे देखिए, आपके ये टोटल ओवरहेड्स थे। x का ओवरहेड 475 था, y का ओवरहेड 5,35,000 था।
एक्स का ओवरहेड 4,75,000 था, वाई का ओवरहेड 5,35,000 था। लेकिन बच्चों, दीज आर नॉट टोटल कॉस्ट, दीज आर नॉट टोटल कॉस्ट, क्योंकि 4,75,000 के अलावा थोड़ा वाई से आना बाकी है। वाई विल ट्रांसफर इट्स 5% टू एक्स, और 5,35,000 के अलावा एक्स खुद का 10% ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब डिपार्टमेंट एक्स के ओवरहेड्स में 4,75,000 तो रहेगा ही, प्लस 5% वाई का रहेगा, और वाई के टोटल ओवरहेड्स में 5,35,000 खुद का तो है ही, प्लस 10% एक्स का रहेगा। आपको बात समझ में आई? एक्स के टोटल ओवरहेड्स को एक्स मान लिया, वाई के टोटल ओवरहेड्स को वाई मान लिया। एक्स का ओवरहेड्स इतना तो है ही, प्लस वाई भी 5% देगा तो ऐड हो जाएगा। वाई का ओवरहेड्स 535 है, बट एक्स अपना टोटल कॉस्ट का 10% देगा। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि टोटल कॉस्ट अपने पास है नहीं, लेकिन अगर दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो तो आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू मिलेगी। मतलब ये कि आपको 100% ओवरहेड्स मिल जाएगा एक्स का और वाई का। और अगर आपके पास 100% कॉस्ट आ चुकी है, अगर आपके पास 100% कॉस्ट आ चुकी है, तो फिर आपको किसी चीज का वेट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट बना के उस कॉस्ट को अलोकेट कर सकते हो, फिर तो आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। अरे आप समझ रहे हो? एक बार एक्स एंड वाई आ गया, एक बार एक्स एंड वाई आपके पास आ गया, तो फिर ये दिए हुए परसेंटेजेस आप अप्लाई कर लो। एक्स एंड वाई आ गया तो ये दिए हुए परसेंटेज अप्लाई करो, एक्स के ओवरहेड्स, वाई के ओवरहेड्स पे ये परसेंटेज अप्लाई करो। 10% और 5% इंटरनली इंक्लूडेड है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सिंस यू ऑलरेडी हैव 100% कॉस्ट ऑफ एक्स, जस्ट सिंपली अप्लाई परसेंटेज ऑफ एबीसी एंड परसेंटेज ऑफ ए एंड बी फॉर डिपार्टमेंट वाई, आपको डायरेक्टली आंसर मिल। आपकी तीसरी मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड पहले दो मेथड का कॉम्बिनेशन है। जैसे फर्स्ट मेथड ने आपने क्या किया था, स्टार्ट टू एंड, टॉप टू बॉटम, बराबर, ऊपर से स्टार्ट किया नीचे पहुंच गया, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड खत्म। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में आपने क्या किया, मेथड को दो हिस्सों में बांट दिया। यू फर्स्ट कैलकुलेटेड टोटल कॉस्ट एंड देन यू अलोकेटेड टोटल कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन परसेंटेज। यहां पे भी वही करना है, हमको टोटल ओवरहेड्स पहले ढूंढने पड़ेंगे, पर टोटल ओवरहेड्स ढूंढने के लिए आप रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करो। जैसे सबसे पहले तो ये 3 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर आप चाहो तो नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। 4,75,000, 5,35,000 पहले लाइन पे लिखने का, ये 10% देता है, ये 5% देता है, ये 10%, ये 5%, ऐसा करते 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 आपको टोटल ओवरहेड्स मिल जाएगा। अब जैसे ही आपको टोटल ओवरहेड्स मिल जाएगा, टोटल ओवरहेड्स का 45%, 15%, 30%, और टोटल ओवरहेड्स का 60%, 35% आप ट्रांसफर कर दोगे। सिंपल, आपका काम हो जाएगा। तो एक आंसर एक ही होगा तीनों मेथड से, इसीलिए इन तीनों मेथड को लॉजिकल मेथड कहा जाता है, एंड दे आर गवर्न अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, रेसिप्रोकल मेथड कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, तो आपको रेसिप्रोकल मेथड ही फॉलो करनी है। तीन में से कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो, बट आई वुड ऑलवेज प्रिफर you guys following साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू हैंडल रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेप एंड ट्रायल एंड एरर मेथड, आप बिंदास्त फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, क्या समझा आपको? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, तो फिर हम रेसिप्रोकल मेथड्स फॉलो करेंगे। रेसिप्रोकल में आप तीनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते, लेकिन इन तीन मेथड्स के अलावा दो और मेथड्स है जो आपको सेम आंसर नहीं देते।
आइए चलते उन मेथड्स की तरफ, जैसे ये क्वेश्चन हुआ। ओके, सारे डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस ऑलरेडी अलोकेट करके दिए हमको, सारे डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स ऑलरेडी अलोकेट करके हमको दे दिए। ओके, अब इसका मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो चुका है, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, बराबर। मतलब ये कि मुझे अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना पड़ेगा। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 4 सर्विस डिपार्टमेंट है, 3 प्रोडक्शन 4 सर्विस, टोटल 7 डिपार्टमेंट होने के बाद भी एब्जॉर्प्शन रेट सिर्फ 3 होंगे, एक्स का, वाई का, जेड, क्योंकि पीक्यूआरएस का एब्जॉर्प्शन रेट होने का कोई चांस नहीं, बिकॉज दीज आर योर सर्विस डिपार्टमेंट। तो फिर हमको करना क्या है? देखो, उन्होंने अलोकेशन का बेस भी दिया है, पर मेथड उन्होंने अप्लाई करने को बोला था स्टेप लैडर मेथड। मेथड अप्लाई करने को बोला था स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है। उन्होंने जो ऑर्डर दिया वो फॉलो करो। जैसे मैंने पहले 45,000 लिया, 45,000 में से मैंने 45,000 माइनस किया और सारे ओवरहेड्स मैंने ट्रांसफर कर दिए एक्स, वाई, जेड, क्यू, आर, एस में, बराबर। अब जब मैं क्यू को अलोकेट करने जाऊंगा, क्यू का अपना 75,000 तो आएगा ही, प्लस 5,000 और जो पी ने दिया है वो भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब क्यू का अलोकेशन अब 80,000 का होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, वेन एवर यू आर अप्लाइंग स्टेप लैडर मेथड, द डिपार्टमेंट विच इज ऑलरेडी अलोकेटेड will never be considered again for any type of calculation. अगर आप P को ऑलरेडी अलोकेट कर चुके हो तो दोबारा P कंसिडर नहीं हो। एक बार जो मैंने अलोकेशन कर दिया तो फिर मैं वो दोबारा डिपार्टमेंट देखता नहीं। देखो, Q के बाद भी जब मैं R को अलोकेट कर रहा हूं, आई हैव नॉट कंसिडर्ड P एंड Q। तो रेशो में भी देखोगे तो X, Y, Z और S आया। इसके पहले एक्स, वाई, जेड, आर, क्यू, आर, एस दिख रहा है। तो मतलब ये होता है कि एक्स, वाई, जेड, आर, एस, बीच में है नहीं, एक्स, वाई, जेड, आर, एस। जो डिपार्टमेंट ऑलरेडी अलोकेट हो चुका है उसको दोबारा कंसिडर नहीं। इसका सबसे इलॉजिकल पार्ट क्या था? पी ने अपना बर्डन सब पे डाला, लेकिन किसी का बर्डन नहीं झेला है। सबसे अनलकी डिपार्टमेंट तो एस है, जिसने सबका बर्डन झेला, पी का झेला, क्यू का झेला, आर का झेला। लेकिन जब एस के ओवरहेड्स अलोकेट करने की बात आई, ना पी आया, ना क्यू आया, ना आर आया। यही अपनी 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 लाइफ की स्टोरी है, अपन सबके लिए, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं आता, वैसा है ये। तो दिस इज इलॉजिकल, नो। P is transferring everything to QRS, Q is transferring only to RS, R is transferring only to S, S is not transferring anything to other service department, लेकिन internal तो यूज हुआ होगा। तो this does not give you the accurate answer in terms of absorption rate। तो ये हुआ आपका स्टेप लैडर मेथड। आपको पता चला इसको स्टेप लैडर क्यों कहते हैं? स्टेप जैसा दिख रहा है, दिख रहा है? हाँ, वो रीजन नहीं है, ध्यान से सुनो। स्टेप, व्हेन यू टेक स्टेप, हम लोग स्टेप्स कैसे लेते हैं? आगे चले जाते हैं ना, वी डोंट गो बैक टू द सेम स्टेप अगेन। स्टेप लैडर मेथड मतलब या तो ऊपर जाओ या तो नीचे आओ। आप भले ही ऊपर जा रहे हो या फिर नीचे आ रहे हो, डजंट मैटर, आप सेम स्टेप दोबारा नहीं लेते, आप प्रीवियस स्टेप दोबारा नहीं लेते। वैसे ही मैंने प्रीवियस डिपार्टमेंट दोबारा नहीं लिया। मैंने क्या किया? P को अलोकेट कर दिया, दोबारा P देखा नहीं, P इज ओवर फॉर मी। Q को अलोकेट कर दिया तो Q दोबारा देखा नहीं। मतलब रेशो में भी P, Q, R, S नजर आने, PQR नजर आने बंद हो गए थे। इसीलिए स्टेप लैडर मेथड। अब इसके पहले वाला एक और मेथड है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में तो और जबरदस्त है। ये जितने भी ओवरहेड्स है हर एक डिपार्टमेंट के, ये जितने भी ओवरहेड्स है हर एक डिपार्टमेंट के, ये सारे के सारे ओवरहेड्स अब सिर्फ XYZ में जाएंगे। अब सारे के सारे डिपार्टमेंट सिर्फ XYZ में जाएंगे। Q का ओवरहेड भी XYZ, R का ओवरहेड XYZ, S का ओवरहेड XYZ। इसीलिए तो क्या बोला नाम, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में ओवरहेड ट्रांसफर नहीं करते। डायरेक्ट डिपार्टमेंट
डायरेक्ट मेथड में सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में ओवरहेड ट्रांसफर नहीं करते। डायरेक्ट मेथड में सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स आर डायरेक्टली चार्ज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये तो और ज्यादा, ये देखो ऐसे, इसीलिए आप गौर से देखना, आपके एब्जॉर्प्शन रेट्स कभी भी मैच नहीं होंगे। वो बच्चे ने थोड़ा सा करेक्शन किया है, थोड़ा माफ कर दो, अपना ही बच्चा था। 75 74.55, 45 45.68, 40 39.94, मतलब ये एक्यूरेट आंसर आपको कभी नहीं देगा। लेकिन आपने रेसिप्रोकल मेथड में देखा होगा, सारे मेथड्स यूज करो, तीनों मेथड यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे थे, फिर भी फाइनल आंसर हमारा एब्जॉर्प्शन रेट का आंसर कभी चेंज नहीं। दैट इज वाई इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रेसिप्रोकल मेथड्स आर टू बी फॉलोड। अगर स्टेप लैडर बोला तो स्टेप लैडर फॉलो करो, डायरेक्ट मेथड बोला तो डायरेक्ट मेथड फॉलो करो, वरना ये मेथड फॉलो करने की जरूरत आपको नहीं। तो ये था बच्चों प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कशन। नाउ लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो यस, ये काफ़ी ज़रूरी है आपको समझ। और ये है मशीन आर रेट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ यूजिंग वन मशीन फॉर वन कॉस्ट ऑफ यूजिंग वन मशीन फॉर 1 आवर। आप मशीन यूज करते हो कस्टमर के लिए, तो आपको मशीन की कॉस्ट कस्टमर को अलग से चार्ज करनी चाहिए। हाउ विल यू डू दैट? कैसे करोगे? एकदम सिंपल कैलकुलेशन। एकदम सिंपल कैलकुलेशन ऐसा है कि आप जितने भी मशीन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे सबको एक साथ क्लब कर दो। सबको एक साथ क्लब करने के बाद सबको टोटल मशीन आवर से डिवाइड कर लो। मतलब आप इधर उधर के सारे मशीन से रिलेटेड खर्चे सब एक साथ लेके आओगे। सपोज दैट कॉस्ट कम्स टू 1 लाख। 1 लाख की कॉस्ट आपकी है और आपका मशीन अगर चलने वाला है 1000 आवर्स, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी मशीन की 1 घंटे की वैल्यू 100 रुपये है। तो अगर आप किसी जॉब के लिए 15 आवर्स काम करने वाले हो तो 15 आवर्स इंटू 100 1500 रुपये चार्ज करो। अगर किसी जॉब के लिए 150 आवर्स काम करने वाले हो तो 150 इंटू 100 पर आवर 15,000 रुपये कॉस्ट चार्ज करो। इट इज दैट सिंपल, ये इतना सिंपल है। तो जितने भी मशीन रिलेटेड ओवरहेड्स होंगे आपको सब क्लब करने। इसमें मशीन रिलेटेड ओवरहेड्स तो आ ही जाएंगे, प्लस कभी कभार ऐसा होता है कि दे गिव यू रेंट अमाउंट और वो लोग कहते हैं कि 1/6 एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द मशीन। अब मैं पूरा 1 लाख यहां पे नहीं लूंगा, मैं 1/6 लूंगा और बाकी मशीन आवर रेट के कैलकुलेशन में नहीं आए। सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर डिवोट्स 3/4 टाइम टू द मशीन। ओके, तो सुपरवाइजर की सैलरी जितनी भी होगी उसका 3/4 हम लोग मशीन में ले लेंगे, मशीन ओवरहेड्स के कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो फिर बाकी के ओवरहेड्स का क्या करने का सर? देखो ध्यान से सुनना, अभी आपके टोटल ओवरहेड्स को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक मशीन रिलेटेड और दूसरा अदर्स। अब जितने भी मशीन रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे रिमोटली ऑल्सो इफ दे आर रिलेटेड टू द मशीन दे विल बी क्लब टुगेदर एंड उसके लिए आएगा मशीन आवर रेट। जैसा मैंने कहा रेंट 1/6 एरिया प्रीमाइसेस का मशीन ऑक्यूपाई करता है, तो रेंट का 1/6 मशीन में आना चाहिए। सुपरवाइजर अगर 3/4 अपना टाइम देता है तो सैलरी का 3/4 भी यहां पे मशीन में आना चाहिए। तो इसका 5/6 बाकी का और इसका 1/4 बाकी का, या अदर एक्सपेंसेस किधर जाएंगे? अरे तो इसके लिए हमने सीखा ना थोड़ी देर पहले, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। उसके लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। आप समझ रहे हो?
मतलब रेंट की 1/6 अमाउंट यहां से कस्टमर को चार्ज होगी और 5/6 अमाउंट यहां से चार्ज होगी फ्लोर एरिया के हिसाब से स्प्लिट होने के बाद। सुपरवाइजर सैलरी का 3/4 मशीन से चार्ज होगा, बैलेंस 1/4 यहां पे मशीन आवर्स के हिसाब से आप अलोकेट कर सकते हो, जितने मशीन आवर्स होंगे उतना उसने टाइम स्पेंड किया है। तो प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, अभी हमको सीखना है मशीन आवर रेट। तो मैंने जैसे कहा मशीन आवर रेट का कैलकुलेशन कैसे होगा, जितने भी मशीन रिलेटेड ओवरहेड्स होंगे पार्टली ऑल्सो इफ दे आर रिलेटेड टू द मशीन यू क्लब देम टुगेदर एंड डिवाइड देम बाय टोटल मशीन आवर्स, डिवाइड देम बाय टोटल मशीन आवर्स। टोटल मशीन आवर्स से डिवाइड होने के बाद आप क्या करोगे, आपको मशीन आवर रेट मिलेगा, वो आप अप्लाई करो। ये बहुत ही सिंपल पार्ट होगा, लेकिन इसमें एक स्पेशल पार्ट होता है जो मैं आपके साथ अभी यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं, एंड दैट इज ड्यूअल मशीन आवर रेट। इसी को कहा जाता है 2 टियर मशीन आवर रेट। ये कब होता है, whenever you have two important phases of production, whenever you have two important phases of production, both are productive, I need to charge two separate rates। जैसे रनिंग फेज, ये एक फेज होती है जहां पे आपका मशीन एक्चुअली काम कर रहा है, जहां पे आपका मशीन एक्चुअली काम कर रहा है और वो कॉस्ट मुझे कस्टमर को चार्ज करनी है। और दूसरी होती है सेटअप फेज। नाउ सेटअप फेज, व्हेन यू टॉक अबाउट सेटअप फेज मींस it is a time interval between two batches where you are supposed to make the machine ready for the next production run। आपको अगले प्रोडक्शन रन के लिए मशीन को अगर सेट करना है तो दैट इज सेटअप टाइम। मतलब जैसे एक बैच खत्म हुई तो आउटपुट निकालने का, मशीन क्लीन करने का, ऑयल लेवल, स्टीम लेवल, एयर प्रेशर चेक करने का, प्रीवियस प्रोसेस में अगर वर्कर्स ने कुछ मेंटेनेंस इशू रिपोर्ट किया है तो सर्विसिंग टीम को बुला के मेंटेनेंस इशू को रिजॉल्व करो। बेसिकली यू टेक एवरी स्टेप टुवर्ड्स योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द नेक्स्ट बैच। तो बेसिकली यू सेट योर इंफ्रास्ट्रक्चर अप ड्यूरिंग द सेटअप फेज। तो मेरे लिए रनिंग फेज तो प्रोडक्टिव है ही, क्योंकि घर 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 मशीन चल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो तो रनिंग फेज प्रोडक्टिव है ही, बट सेटअप फेज भी मेरे लिए प्रोडक्टिव हो सकती है। अब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम यह होगा कि मेरे लाइफ में दो अलग फेजेस है, एक है रनिंग फेज, दूसरी है सेटअप फेज, और दोनों प्रोडक्टिव है, लेकिन कॉस्ट स्ट्रक्चर दोनों का अलग होगा। तो रनिंग के लिए एक अलग रेट आएगा, सेटअप के लिए एक अलग रेट आएगा, रनिंग का रेट, सेटअप का रेट दोनों कस्टमर को चार्ज किया। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा हाउ टू डील विद ड्यूअल मशीन आवर रेट, और विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज 2 टियर मशीन आवर रेट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो कॉस्ट अलग की होती है। अभी रनिंग फेज में मशीन आपका एक्चुअली चल रहा है तो पावर कंज्यूम हो रही है, पावर इज द इलेक्ट्रिसिटी विच इज यूज टू रन द मशीन। लेकिन सेटअप फेज में पावर यूज अगर नहीं होती तो पावर का खर्चा रनिंग में आना चाहिए, सेटअप में नहीं आना चाहिए। ऑपरेटर को मैं 1 घंटे का 300 रुपया देता हूं ऑपरेटर को मैं 1 घंटे का 300 रुपया देता हूं। जब सेटअप फेज चालू होती है बेचारा ऑपरेटर एक ही मशीन हैंडल कर पाता है, लेकिन जब रनिंग फेज शुरू होती है उसका काम तो सिर्फ सुपरवाइज करने का है, तो वो एक झटके में 3 मशीन हैंडल कर सकता है। अब अगर 1 घंटा सेटअप का अगर कंसीडर करोगे तो पूरे एक मशीन के लिए 300 रुपया पर आवर रेट आएगा। लेकिन अगर रनिंग फेज चल रही है उसी 1 घंटे के लिए आप पे तो 300 ही करोगे, लेकिन अब वो 300 में 3 मशीन हैंडल कर रहा है तो यहां पे रेट 300 पर आवर होता है, लेकिन रनिंग फेज में मेरा रेट 100 रुपीज पर आवर होता है। सेटअप में मेरा रेट अलग है, रनिंग में मेरा रेट अलग है। ऑपरेटर को 300 रुपया पर आवर ही मिलेगा, 1 घंटा काम करेगा 300 रुपये मिलेगा, लेकिन 1 घंटा अगर सेटअप का है तो 1 घंटे का 300 रुपया एक मशीन के लिए दे रहा हूं। लेकिन 1 घंटा अगर रनिंग फेज में काम कर रहा है तो मैं पे तो 300 ही करूंगा, लेकिन उसमें मेरे 3 मशीन हैंडल हो रहे हैं। मतलब इट इज एज गुड एज आई एम पेइंग 100 रुपीज पर मशीन पर आवर, एंड हियर आई एम पेइंग 300 रुपीज पर मशीन पर आवर। Here I am paying 100 rupees per machine per hour. Here I am paying 300 rupees per machine per hour. So naturally, cost of running phase and cost of setup phase will always be different. जैसे 10,000 बॉटल कोका कोला के बना दिए तो कोका कोला के बॉटल्स निकलेंगे तब फैंटा के बॉटल्स लगेंगे। प्लस मुझे ओवरहेड टैंक में जो कोका कोला का फ्लेवर इंग्रेडिएंट पड़ा है, कोला फ्लेवर निकाल के ऑरेंज फ्लेवर सिरप डालना पड़ेगा, ऑरेंज कॉन्सेंट्रेटेड सिरप डालना पड़ेगा।
वरना अंदर काला और बाहर फैंटा का स्टिकर तो नहीं चलेगा ना। फिर 10,000 बॉटल्स फैंटा के होने के बाद अगर स्प्राइट प्रोड्यूस करना है तो पहले फैंटा के बॉटल्स निकाल के बॉटल्स लगेंगे, नए बॉटल्स लगेंगे, ओवरहेड टैंक में अब मुझे लेमन फ्लेवर्ड ड्रिंक डालना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड। प्लस हर एक प्रोसेस के एंड में, कोका कोला के एंड में कोका कोला का लेबलिंग होना चाहिए, फैंटा के केस में फैंटा का लेबलिंग होना चाहिए, और आपके स्प्राइट के केस में स्प्राइट का होना चाहिए लेबल। क्लियर है? स्प्राइट क्लियर है? हाँ, तो फिर इसका मतलब हर एक बैच के बाद मुझे थोड़ा टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा बिफोर आई सेटअप द कॉस्ट, बिफोर आई सेटअप द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्शन रन। तो हर बैच के बाद एक सेटअप फेज होती है, और सेटअप फेज की कॉस्ट अलग होगी, क्योंकि जब मशीन चलता है तो पावर कंज्यूम होती है। ऑपरेटर्स भी अलग अलग काम कर सकते हैं। मैंने बताया आपको, एक ऑपरेटर 3 मशीन हैंडल कर सकता है व्हेन द रनिंग फेज इज गोइंग ऑन, लेकिन सेटअप में यह नहीं होता। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर दोनों की अलग होने की वजह से, दोनों प्रोडक्टिव फेजेस होने की वजह से मुझे 2 अलग रेट निकालने पड़ते। थिएटर में भी जाते, चलो मैंने आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एग्जांपल दिया। थिएटर में जाते हो, एक शो खत्म हुआ, जैसे ही एक शो खत्म हुआ, द टीम ऑडिटोरियम में, वो हाउसकीपिंग टीम आ जाती है, ऑडिटोरियम क्लीन करती है, चली जाती है। सेकंड शो के बाद वापस होता है, थर्ड शो के बाद वापस होता है, फिर आता है आपका लास्ट शो 10 साढ़े 10 वाला रात का फैमिली शो, जो खत्म होता है 1:30-2 बजे। क्या लगता है 1:30-2 बजे वापस टीम आती है? ऑफकोर्स आती है, क्योंकि ऑडिटोरियम तो मुझे क्लीन चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन सुबह 9:30 का शो होगा, वो तुम लोग का कॉलेज स्टूडेंट वालों का। तो 9:30 वाले शो में जाओगे तो किसी और के समोसे पे बैठोगे क्या? नहीं ना। तो यू एक्सपेक्ट ऑडिटोरियम टू बी क्लीन। तो फर्स्ट शो के बाद सेटअप फेज, सेकंड के बाद सेटअप फेज, थर्ड के बाद सेटअप फेज, फोर्थ के बाद सेटअप फेज। अब सोच के देखो, जब मूवी चलता है तो प्रोजेक्टर ऑन है, प्रोजेक्टर ऑन है मतलब पावर इज कंज्यूम। लेकिन मूवी जब सेटअप फेज चालू होती है तो मूवी नहीं चल रहा है, सिर्फ एसी चल रहा है और लाइट्स भी चल रहे हैं। तो सेटअप फेज में कॉस्ट में क्या क्या आएगा? एसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, लाइट के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, बट दिस इज नॉट कॉल्ड पावर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग चार्जेस। तो जैसे सेटअप फेज खत्म होगी, सबसे पहले लाइट बंद हो जाएंगे, मतलब अचानक से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अब कम हो जाएगी व्हेन द रनिंग फेज स्टार्ट्स। बट अचानक से प्रोजेक्टर स्टार्ट होगा, ठक, क्या हुआ इस शहर को, कहीं आग है, ओके व्हाटएवर, जो भी आपका मूवी चालू हो गया, तो प्रोजेक्टर चल रहा है मतलब पावर इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर रनिंग टाइम, फॉर सेटअप टाइम यू डोंट नीड पावर। बात समझ में आई? चलो एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं, घरेलू एग्जांपल। घर में चटनी बनाई है कभी? तुम लोग की तो बहुत बार बनती होगी, लेकिन आपने बनाई है कभी? देखो कैसे होता है। एक मिक्सर लेते हो, उसमें सारा इंग्रेडिएंट डालते हो, कोकोनट डालते हो, चिली डालते हो, कोरिएंडर डालते हो, धनिया वनिया, जीरा, मिर्ची सब डालते हो, पानी डालते हो थोड़ा, फिर उसका ढक्कन बंद करके उसको इंस्टॉल करते हो। ऐसे मत देखो मुझे, मैं आई एम अ मैरिड मैन, तो ये सब करना पड़ता है घर पे। तो मिक्सर आपने फिक्स कर दिया, इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन कर दिया, टक, ढक्कन खोलोगे, थोड़ा पानी एडजस्ट करोगे, थोड़ा पानी डालोगे, फिर वापस एडजस्टमेंट करके बंद करके वापस इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन, टक टक, चटनी रेडी। हाँ, आप ऐसे ही सर्व करते हो अपने गेस्ट को, ले ठूस नहीं, वी टेक इट इन अ बोल, उसको एक बोल में निकाल लेते, बराबर। फिर भी साफ नहीं हुआ तो थोड़ा पानी ऐड करके फिर निकाल लेते। अब ये मिक्सर रेडी है? नहीं, तो इसको हम लोग वॉश बेसिन में जाके पानी से धोते हैं, फिर उसको सॉफ्ट क्लॉथ से वाइप मतलब सॉफ्ट कपड़े से उसको साफ कर देते हैं, एंड देन इट इज रीइंस्टॉल्ड। तो इसका मतलब दूसरी बार इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करने से लेके अब तक पावर वॉज नॉट कंज्यूम बिकॉज इट वॉज अ सेटअप फेज, बट व्हेन द रनिंग फेज वॉज गोइंग ऑन पावर वॉज कंज्यूम। आपको समझ में आया? तो रनिंग फेज में और सेटअप फेज में 2 अलग टाइप के कॉस्ट होने की वजह से हमको 2 अलग रेट निकालने पड़ते हैं। लेकिन इसके लिए मैं एक सिंपल शॉर्टकट बताऊंगा आपको, मेरे पास ऑलरेडी नोट्स है, मैं आपको उसमें दिखा देता हूं। सबसे पहले कॉस्ट स्ट्रक्चर को फिक्स्ड और वेरिएबल में स्प्लिट कर दो, और आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लो। फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लो टोटल प्रोडक्टिव आवर्स को बेस बना के। अब टोटल प्रोडक्टिव आवर्स निकलेंगे कैसे? आपको जितने भी टोटल आवर्स क्वेश्चन में दिए गए उसमें से मेंटेनेंस टाइम हटा देना, बिकॉज मेंटेनेंस टाइम इज ऑलवेज अनप्रोडक्टिव। पर सर हम लोग अभी कैसे पहचाने मेंटेनेंस क्या है, सेटअप क्या है? ध्यान से सुनना, कोई भी पीरियड अगर आपको पर एनम, पर मंथ, पर क्वार्टर दिया है तो वो अनप्रोडक्टिव ही होगा। कोई भी पीरियड अगर आपको पर एनम, पर मंथ मतलब पीरियोडिक दिया है
तो वो अनप्रोडक्टिव होगा। जैसे मैं हर बैच के बाद एसी का सर्विसिंग करता हूं दूसरा बैच स्टार्ट होने से पहले, तो दैट इज सेटअप फेज, वो प्रोडक्टिव है। लेकिन मैं महीने में एक बार एसी को सर्विस करता हूं तो दैट इज अनप्रोडक्टिव। इसीलिए हमेशा याद रखना, पर मंथ, पर एनम, ऐसे अगर वर्ड्स है, फिर वो मेंटेनेंस के लिए हो या सेटअप के लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मंथली, क्वार्टरली, एन्युअली, 6 मंथली, पीरियोडिक, 15 दिन में, हफ्ते में एक बार ऐसा अगर हो रहा है तो इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज अनप्रोडक्टिव। बात समझ में आई? तो टोटल टाइम में से अनप्रोडक्टिव टाइम हटा दीजिए, आपके पास जो बचेगा वो होगा प्रोडक्टिव टाइम। अब प्रोडक्टिव टाइम में दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक होता है रनिंग, दूसरा होता है सेटअप। बात समझ में आई? तो आपके टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स को आप टोटल प्रोडक्टिव आवर से डिवाइड करो, मतलब रनिंग प्लस सेटअप की टोटल, रनिंग टाइम प्लस सेटअप टाइम ऐड करके जो टोटल आवर्स आएंगे वो, मतलब आपके टोटल आवर्स अब आपके किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि उसमें से आपने माइनस कर दिया होगा अनप्रोडक्टिव मेंटेनेंस एंड सेटअप टाइम। बराबर? फिर आप वेरिएबल कॉस्ट अक्यूमुलेट कर लो और वेरिएबल कॉस्ट को आप डिवाइड कर लो रनिंग टाइम से। फिक्स कॉस्ट को अक्यूमुलेट करके टोटल प्रोडक्टिव आवर से डिवाइड करना है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को लेके सिर्फ रनिंग से डिवाइड करना है। वेरिएबल को लेके सिर्फ रनिंग से डिवाइड करना है। वेरिएबल को लेके अगर रनिंग से डिवाइड करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट तो रनिंग के हिसाब से आएगी। अगर रनिंग फेज ही नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट आने की जरूरत ही नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस ओनली इफ देयर इज अ वॉल्यूम, नो। तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करोगे टोटल प्रोडक्टिव आवर्स से, वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करोगे रनिंग टाइम से, और उसके बाद सीधा स्टेटमेंट ऑफ मशीनर रेट बना दो। आपके स्टेटमेंट ऑफ मशीनर रेट में दो मेन कॉलम्स होंगे, रनिंग टाइम, सेटअप टाइम। रनिंग टाइम, सेटअप टाइम, बराबर। सबसे पहले आप फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है वो दोनों में लिख दो। देखो बच्चा लोग, दो प्रोडक्टिव फेजेस, एक रनिंग एक सेटअप, दो प्रोडक्टिव फेजेस, एक रनिंग एक सेटअप। लेकिन एक बात सिंपली याद रखना, दो प्रोडक्टिव फेजेस है लेकिन कॉस्ट स्ट्रक्चर तीन होंगे। एक होगा एक्सक्लूसिवली रनिंग फेज का, एक होगा एक्सक्लूसिवली सेटअप फेज का, लेकिन एक होगी फिक्स कॉस्ट, बिल्कुल आप ही की तरह, जिसपे किसी का किसी चीज का असर ही नहीं होता। मतलब चाहे रनिंग फेज हो चाहे सेटअप फेज हो, डेप्रीसिएशन थोड़ी बदलेगा। चाहे रनिंग फेज हो सेटअप फेज हो, सुपरवाइजर सैलरी थोड़ी बदलेगी। चाहे रनिंग फेज हो सेटअप फेज हो, रेंट थोड़ी बदलेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर्स जो पर एनम, पर मंथ, पर क्वार्टर दिए, पीरियोडिक दिए, उन फिक्स कॉस्ट स्ट्रक्चर को ऐड करके आपने टोटल प्रोडक्टिव आवर से डिवाइड कर दिया, तो वो एब्जॉर्प्शन रेट दोनों में आएगा। फिर आपका वेरिएबल ओवरहेड आर्ली रेट जो होगा वो सिर्फ रनिंग में आएगा। और फिर अगर आपको कहीं से पावर, ऑपरेटिंग वेजेस अगर आवरली बेसिस पे दिया है तो वो भी आप लिख सकते। जनरली सेटअप फेज में नहीं आता, बट एग्जाम में आ सकता है। कोई चीज अगर आपको पहले से आर्ली बेसिस पे दी है तो आपको उसको डायरेक्टली ऐड करना चाहिए। फिर आपको मिलेगा रनिंग टाइम और सेटअप टाइम का अलग स्पेशल एब्जॉर्प्शन रेट। बात समझ में आई? बस यही लिखवाया मैंने। एक छोटा सा सम कर लेते हैं। देखिए इन्होंने किया क्या है, ध्यान से देखना इसमें हुआ क्या है। देखो पहले आपको एसेट दिया है 12,70,000 कॉस्ट है, 70,000 स्क्रैप वैल्यू और 12 साल का लाइफ। मतलब 12,70,000 आज पे करोगे, 70,000 वापस आएगा, मतलब 12 लाख स्पेंड कर रहे हो 12 साल के लिए, तो डेप्रीसिएशन होगा 1 लाख पर एनम। अब 1 लाख पर एनम है तो चाहे सेटअप फेज हो चाहे रनिंग फेज हो, हमको क्या फर्क पड़ता है? इट इज कंसिडर्ड एज फिक्स कॉस्ट, इट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज फिक्स कॉस्ट। फिर आप आगे बढ़ो,
2592 आवर्स दिए, लेकिन इसमें 300 घंटे मेंटेनेंस टाइम दिया है, 92 आवर्स सेटअप टाइम दिया है। तो 2592 आवर्स में से सबसे पहले तो 300 घंटे तो मुझे निकालने ही है, बिकॉज दैट इज मेंटेनेंस टाइम। तो 2292 आवर्स साल का काम हुआ है, जिसमें से 92 सेटअप है, मतलब 2200 आपके रनिंग टाइम होगा। फिर आपको दी है मेंटेनेंस कॉस्ट 25,000 की, वो आएगी। मशीन रिक्वायर स्पेशल सोल्यूशन। अभी यहां पे देखो, इस क्वेश्चन में थ्री 24 डेज दिए साल के, और एक हफ्ते में 6 दिन बोला है। मतलब दे आर नॉट चेंजिंग योर कैलेंडर बाबू, ये वर्किंग डेज होते हैं। छुट्टी वुट्टी काट के 365 में से 324 डेज ही काम हो रहा है, और 6 दिन का हफ्ता है। तो बेसिकली 324 डेज डिवाइडेड बाय 6, वर्किंग वीक्स हमारे 54 होंगे। आपको बात समझ में आई? हर 6 दिन के बाद मुझे केमिकल सॉल्यूशन चेंज करना पड़ता है। हर 6 दिन के बाद मुझे केमिकल सॉल्यूशन चेंज करना पड़ता है, मतलब मुझे 54 टाइम्स सॉल्यूशन चेंज करना पड़ता है, जिसका 400 रुपया खर्चा है। 4 ऑपरेटर्स है मेरे पास जो 8 मशीन संभालते हैं। 420 प्लस 15%। अब 420 उनकी सैलरी है, 15% मैं उनको पे कर रहा हूं एज फ्रिंज बेनिफिट, वो भी सैलरी में ऐड होगा। 483 पर वीक आप उनको पे कर रहे हो। 483 पर वीक आप उनको पे कर रहे हो, मतलब 54 वीक्स इंटू 483, ये एक ऑपरेटर की सैलरी होगी। चारों ऑपरेटर्स की निकालनी है तो इंटू 4 करना पड़ेगा। लेकिन ये सारा का सारा खर्चा जो है आपका, ये सारा का सारा खर्चा आपका जो हो रहा है, वो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 8 मशीन के लिए। ये सारा का सारा खर्चा हो रहा है 8 मशीन के लिए, तो 1/8 करना पड़ेगा। आपको समझ में आया? इलेक्ट्रिसिटी का बोला है इन लोगों ने, खुल्लम खुल्ला दिया है हमको। 16 यूनिट्स पर आवर वी नीड, 16 यूनिट्स पर आवर वी नीड एट द कॉस्ट ऑफ 3। मतलब 1 घंटा मशीन चलेगा तो 16 यूनिट्स कंज्यूम होते हैं। 1 घंटा मशीन चलेगा तो 16 यूनिट्स कंज्यूम होते हैं। 1 यूनिट का 3 रुपया, मतलब ये होता है बच्चा लोग कि 48 पर आवर इज माई पावर कॉस्ट। अब ये मेरे पास पहले से अवेलेबल है, तो मैं डायरेक्टली इसको मशीनर रेट में ऐड कर सकता। दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। आई होप यू गाइज आर क्लियर अबाउट इट। 1 घंटा मशीन चलता है, इलेक्ट्रिसिटी के 16 यूनिट्स लगते हैं, 3 रुपया पर यूनिट के हिसाब से 48 पर आवर मेरा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है। प्लस कुछ 50,000 खर्च करता था एडमिन पे, उसमें 10% राइज होगा, ये भी 8 मशीन की कॉस्ट होगी। तो इसका सोल्यूशन आराम से एक बार देख लो आप। डेप्रिसिएशन हमने निकाल लिया 1 लाख का। मुझे पहले फिक्स कॉस्ट चाहिए। उन्होंने क्वेश्चन में एंड में क्या बोला है पता है? कैलकुलेट मशीनर रेट इफ सेटअप टाइम इज प्रोडक्टिव एंड इफ सेटअप टाइम इज अनप्रोडक्टिव। दोनों आंसर देने हैं, ठीक है। चलो, अगर सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है तो क्या, 2592 आवर्स में से 300 आवर्स तो मेंटेनेंस टाइम है, वो वैसे भी अनप्रोडक्टिव है, उसको हम लोग वैसे भी भाव नहीं देते। तो 2292 आवर्स में हुआ क्या है? 92 आवर्स का सेटअप टाइम, 2200 का रनिंग टाइम। 92 आवर्स का सेटअप टाइम, 2200 का रनिंग टाइम, बराबर। अभी ध्यान से सुनिए, उन्होंने बोला है सेटअप प्रोडक्टिव है, वरना ले लिया, अदरवाइज वी वुड हैव टेकन इट एज नॉन प्रोडक्टिव ओनली, बिकॉज वो भी पर एनम ही दिया है। इन्होंने बोला है सेटअप प्रोडक्टिव है तो मैंने प्रोडक्टिव कर लिया, वरना ये भी पर एनम ही था तो इसको भी अनप्रोडक्टिव ही मानते। चलो, सबसे पहले मैंने फिक्स कॉस्ट अक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। माय फर्स्ट फिक्स कॉस्ट इज डेप्रिसिएशन, माय सेकंड फिक्स कॉस्ट इज मेंटेनेंस कॉस्ट। मैंने थर्ड फिक्स कॉस्ट के लिए आपको बताया था 54 वीक्स होता है। 54 वीक्स का 400 पर वीक्स के हिसाब से, 400 पर वीक के हिसाब से इतना खर्चा। ऑपरेटर्स वेजेस
54 वीक्स इंटू 483 इंटू 4 ऑपरेटर डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि मुझे एक ही मशीन का निकालना है। फिर जनरल ओवरहेड्स भी लिखा, फिक्स कॉस्ट मिली, फिक्स कॉस्ट को मैंने डिवाइड कर दिया टोटल प्रोडक्टिव टाइम से। अब वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास अगर अलग से दी होती तो मैं उसको रनिंग टाइम से डिवाइड करके उसका भी रेट निकाल लेता, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अलग से थी नहीं, तो मैंने फिक्स कॉस्ट को लिख दिया और मैंने पावर को अलग से ऐड कर दिया। ये होती है मेरे लिए मशीन आवर रेट की इनिशियल स्टेज। अच्छा, सेटअप टाइम प्रोडक्टिव बोला था, इस अनप्रोडक्टिव बोला तो, अरे अनप्रोडक्टिव बोला तो एकदम सिंपल हो जाएगा रे दादा। 2592 आवर्स में से 300 घंटा मेंटेनेंस टाइम है, 92 आवर्स सेटअप टाइम है, तो नो अगर अनप्रोडक्टिव है तो अनप्रोडक्टिव है ही। पर अभी हमको पार्ट बी में क्या बोला है, सेटअप टाइम भी अनप्रोडक्टिव है। मतलब बाबू 2592 में से 300 एज वेल एज 92, टोटल 392 अनप्रोडक्टिव है। मतलब प्रोडक्टिव टाइम इकलौता बचा 2200 आवर्स, तो यहां पे ड्यूअल रेट नहीं लगेगा, यहां पे एक ही रेट चाहिए। पहले दो प्रोडक्टिव फेजेस थे, मुझे दोनों की कॉस्ट चार्ज करनी थी। अब ये भी अनप्रोडक्टिव, ये भी अनप्रोडक्टिव, तो मुझे एक की ही कॉस्ट चार्ज करनी है। मतलब यहां पे ड्यूअल मशीन आवर रेट नहीं आएगा, यहां पे सिंपल मशीन आवर रेट आएगा। तो आपके टोटल फिक्स कॉस्ट को जमा कर लो, आपके टोटल फिक्स कॉस्ट को जमा कर लो 1,66,516, उसको सीधा 2200 से डिवाइड करके एक मशीन आवर रेट मिला, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ऐड करके आपको सिंगल मशीन आवर रेट मिल रहा है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ड्यूअल मशीन आवर रेट में आपको क्या करना है, पहले तो कॉस्ट स्ट्रक्चर को स्प्लिट करो, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स की टोटल ले लो, उसको टोटल प्रोडक्टिव आवर से डिवाइड करो। वेरिएबल को जो है टोटल लेके रनिंग टाइम से डिवाइड करो। फिर स्टेटमेंट ऑफ मशीन आवर रेट बनाओ, फिक्स दोनों में आएगा, रनिंग टाइम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इनकर करेगा, और बाकी जो आर्ली बेसिस भी दिया वो डायरेक्टली चिपका दो। मेरे ये स्टेप्स भी फॉलो करोगे तो आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो, निकाल के चेक करके देख लेना। तो ये था हमारा ड्यूअल रेट सिस्टम।